संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ओएज संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के सत्र में जिनका काम है वे पास आए। ध्यान दें, आपकी बात सुनी जाएगी। बदनाम संगीत कारोबारी शॉन डिड्डी कोम्स, जो कभी एयरवेव्स और हॉलीवुड नाइट लाइफ पर राज करते थे, अब फिर अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पूर्व रैपर और उद्यमी महीनों से फेडरल जेल में बंद है। उन्हें वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए लोगों को ले जाने के अपराध में दोषी ठहराया गया, लेकिन अधिक गंभीर रैकेटियरिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों से बरी कर दिया गया। लेकिन अभी उनके दमदार वकीलों की टीम उनका मामला कोर्ट ऑफ अपील्स में ले जा रही है और उस फेडरल जज की आलोचना कर रही है जिन्होंने कॉम्स को 50 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। मैं बताऊं, कभी कभी हालात बहुत तनावपूर्ण होते हैं। ये अपमानजनक वर्णन है। मैं समझना चाहता हूँ कि आपका मतलब क्या है। मेरा मतलब वो नहीं है जो आपने समझा। तो हाँ, हमारे पास अदालत की ऑडियो है जब बचाव पक्ष और सरकार दोनों ने अपनी दलीलें दी। अदालत क्या फैसला करने जा रही है? क्या डिड्डी को जल्द ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा? स्वागत है साइड बार में, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। वैसे आप लोग जानते हैं कि हम हर साल सैकड़ों मामलों का अनुसरण करते हैं और हर मामले में इतने सारे सबूत होते हैं कि हमने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ किया जाए। हम आपको खुद सबूतों और मामलों की जांच का मौका देना चाहते थे, इसलिए हमने लॉ एंड क्राइम प्लस केस फाइल्स बनाई। ये सिर्फ ट्रायल का सारांश नहीं, बल्कि एक ऑल इन वन केस फाइल है जिसमें बॉडी कैम फुटेज, 911 आपातकालीन कॉल्स दस्तावेज और कोर्टरूम तक न पहुंचे सबूत शामिल हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई केस फाइल है जिसे आप जांचना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। हम इसे संभव बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए लगातार नई केस फाइल्स जोड़ रहे हैं। अगर आप केस फाइल्स अनलॉक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या पिन किए गए कमेंट में दिए लिंक पर क्लिक कर लॉ एंड क्राइम प्लस पर साइन अप करें और फ्री ट्रायल शुरू करें। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट में वकीलों की ये टीमें इकट्ठा हुई थीं ताकि वे मौखिक दलीलें पेश कर सकें कि शॉन डिड्डी कोम्स को जेल से रिहा किया जाना चाहिए या नहीं, 2028 की वसंत ऋतु से काफी पहले। अगर आप साइड बार पर हमें फॉलो कर रहे हैं तो जानते हैं कि हमने शॉन डिड्डी कोम्स के आपराधिक मामले को विस्तार से कवर किया है। एलए, मायामी में संपत्तियों की तलाशी, न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी और जज अरुण सुब्रमण्य के सामने ट्रायल तक, हम पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। यह अपील सेकेंड सर्किट में दायर हुई थी जब जूरी ने कॉम्स को वेश्यावृत्ति के लिए लोगों को ले जाने के 2 मामलों में दोषी ठहराया, जो उनके एस्कॉर्ट्स हायर कर अलग अलग जगह भेजने से जुड़ा था। लेकिन उन्हें संघीय अभियोग में उनके खिलाफ लाए गए कहीं अधिक गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था, जिसमें रैकेटियरिंग करने की साजिश और बल, धोखाधड़ी या दबाव के जरिए सेक्स ट्रैफिकिंग शामिल थी। अभियोजन की मुख्य गवाह कॉम्स की पूर्व प्रेमिका कैसी वेंटुरा थीं, जो 10 साल तक उनके साथ थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उन घटनाओं में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था जिन्हें फ्रीक ऑफ्स या होटल नाइट्स कहा जाता था, जहां कॉम्स एक एस्कॉर्ट को बुलवाते थे या वे कैसी के साथ संबंध बनाने के लिए एस्कॉर्ट किराए पर लेते थे, कभी कभी लंबे समय तक। और ये एक तरह की जबरदस्ती और दबाव का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल उसे ऐसा करने के लिए किया जाता था। अभियोजन ने तर्क दिया कि कॉम्स ने कैसी को लुभाने, मजबूर करने या उस पर दबाव डालने के लिए ड्रग्स का उपयोग किया। और फिर एक दूसरी कथित पीड़िता थी जिसे जेंडो के नाम से पहचाना गया, जो भी इन लंबी सेक्स सेशंस में भाग लेती थी। बचाव पक्ष ने कहा कि कॉम्स और उसकी प्रेमिकाओं के बीच सब कुछ आपसी सहमति से था, न सेक्स ट्रैफिकिंग और न ही मैन एक्ट का उल्लंघन। यही है वेश्यावृत्ति के लिए ले जाना, क्योंकि मैन एक्ट के अनुसार किसी को वेश्यावृत्ति के लिए अंतरराज्यीय या विदेशी वाणिज्य के तहत ले जाना अवैध है। लेकिन कॉम्स के वकील कहते हैं कि वो इन मुलाकातों से कोई पैसा नहीं कमा रहा था, ये तो बस उसकी रोमांच के लिए की गई हरकतें थीं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। इस चर्चा का मकसद ये है कि बचाव पक्ष मानता है कॉम्स के साथ अन्याय हुआ और उसे जो सजा मिली वो नहीं मिलनी चाहिए थी। उनका मानना है कि जज सुब्रमण्यन की सजा बहुत सख्त थी। कॉम्स की टीम के अनुसार आमतौर पर मैन एक्ट दोष सिद्धि पर 15 महीने की सजा होती है, लेकिन कॉम्स को 50 महीने की सजा मिली। उनका दावा है कि अब तक ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी सजा दी गई है और उनका दावा है कि जज ने गलत तरीके से उन सबूतों, आरोपों और व्यवहार को भी ध्यान में रखा जो बरी किए गए आरोपों से जुड़े थे, जैसे कि सेक्स तस्करी और रैकेटियरिंग,
अपने फैसले और सजा तय करने के लिए। तो मैं आपको दोनों पक्षों द्वारा उनके कानूनी दस्तावेजों में दिए गए तर्कों का थोड़ा सा पूर्वावलोकन देना चाहता हूं, और फिर मैं आपको अदालत में हुई बहस की ऑडियो सुनाऊंगा। और फिर हम मशहूर डिफेंस अटॉर्नी ब्रैडफोर्ड कोहेन को भी बुलाएंगे, जो अदालत में रिकॉर्ड पर दिए गए असली बयानों के बारे में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या शॉन डिड्डी कोम्स को जेल से जल्दी रिहा किया जाएगा या नहीं। इस पर उनकी क्या भविष्यवाणी है। अपनी अपील में बचाव पक्ष कहता है, जूरी ने जबरन सेक्स या साजिश के लिए सजा नहीं दी क्योंकि सबूतों ने इसे गलत साबित किया। जूरी ने सिर्फ वेश्यावृत्ति के लिए सजा दी। उसने सामान्य सजा से 4 गुना अधिक सजा कभी मंजूर नहीं की। नतीजा न्याय का घोर विकृत रूप था। जूरी ट्रायल का क्या मतलब है? अगर आपको सबसे गंभीर आरोपों से बरी कर दिया जाए, लेकिन आपकी सजा उन्हीं बातों से तय हो जिनसे आपको बरी किया गया था। यही सवाल इस अपील का केंद्र है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, वो दिखावा भी नहीं करती। सरकार कमजोर तकनीकी दलीलें देती है, रिकॉर्ड को गलत पेश करती है, पुराने कानूनों का हवाला देती है और मुख्य मुद्दा नजरअंदाज करती है कि जिस अपराध से कोई बरी हो चुका है उसके लिए जेल में डालना गैर कानूनी और गलत है। उसने सेक्सी दृश्य बनाने के लिए कलाकारों को पैसे दिए और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रोल प्ले, लाइटिंग, मोमबत्तियां, कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स का इस्तेमाल किया। ये शौकिया पॉर्न फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा सुरक्षित है और सरकार की दलीलें पूर्व फैसलों के खिलाफ हैं। वास्तव में आज पोर्नोग्राफी हर जगह है और इसे लोकप्रिय वेबसाइटों और सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों मिलियन लोग बनाते और देखते हैं। कॉम्स को रिहा या उसकी दोष सिद्धियां रद्द की जानी चाहिए, या मामला दोबारा सजा तय करने के लिए निचली अदालत भेजा जाना चाहिए। सभी विकल्प यही हैं। सरकार और अभियोजन पक्ष ने क्या जवाब दिया? सरकार की अपनी लिखित दलील में कहा गया, सबूतों से साबित हुआ कि कॉम्स ने 10 साल से ज्यादा समय तक सैकड़ों बार दर्जनों पुरुष सेक्स वर्कर्स को अपनी गर्लफ्रेंड्स वेंचुरा और जेन के साथ सेक्स के लिए पैसे दिए। ये सेक्स सेशंस, फ्री कॉफ्स या होटल नाइट्स घंटों या दिनों तक चलते थे, जिसमें कॉम्स इन मुलाकातों का निर्देशन करता था, खुद को संतुष्ट करता था और अक्सर वीडियो भी बनाता था। कॉम्स ने वेंचुरा और जेन को ड्रग्स दी और कई बार शारीरिक रूप से हिंसा की, जिसमें फ्री कॉफ्स और होटल नाइट्स से पहले, उनके दौरान या बाद में उन्हें मारा, लात मारी और घूंसे मारे। कॉम्स अपने स्टाफ पर निर्भर रहता था कि वे यात्रा बुक करें, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शामिल थीं, साफ सुथरे होटल रूम तैयार करें और फ्री कॉफ्स और होटल नाइट्स के लिए ड्रग्स, नकद और अन्य सामान पहुंचाएं। कॉम्स के अनुसार जिला अदालत को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए था कि उसने अपने मैन एक्ट अपराध कैसे किए और अपने पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार किया, उन्हें हिंसक रूप से पीटा, धमकाया, झूठ बोला और ड्रग्स दी। कॉम्स कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह संविधान का उल्लंघन होता और यह अनुचित और अन्यायपूर्ण होता। कॉम्स गलत हैं। अब ब्रीफ्स जमा करने के साथ ही दोनों पक्षों को 3 सदस्यीय अपील अदालत सेकंड सर्किट के सामने मौखिक तर्क पेश करने का मौका मिला। एलेक्जेंड्रा शापिरो, जो जिला अदालत में भी कॉम्स की वकील थीं, सबसे पहले बोलीं, लेकिन एक जज ने तुरंत टोक दिया। ये मामला जूरी के फैसलों के सम्मान और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रस्तुत करता है। कई न्यायाधीशों ने बरी किए गए आचरण के आधार पर सजा तय करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। मैक्लिंटन ने स्पष्ट किया, अच्छा, असल में मैं यहीं पर बीच में आना चाहूंगा और मैं सराहना करता हूं कि आप ये सब बातें आगे रख रहे हैं। अगर आप छठे संशोधन के मुद्दे की ओर जा रहे थे, क्या आप वहीं जा रहे थे? पूरी तरह नहीं। ठीक है, मैं करूंगा। इसे ऐसे रखें कि आपके तर्कों में से एक यह है कि जिन कृत्यों में बरी किया गया था उन पर विचार करना छठे संशोधन का उल्लंघन है। इसे ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन शापिरो ने फिर से अपनी बात संभाली और ये तर्क दिया कि अदालत ने गलती की जब उसने उन मुद्दों का उपयोग किया जिनसे कॉम्स को बरी कर दिया गया था, उस आचरण का जिसे वो बरी हो गया था, और उसी के आधार पर उसे और कड़ी सजा दी गई। यही आरोप है। क्या आपका असली तर्क ये नहीं है कि सरकार यहाँ जो कर रही है वो चीजों को मिलाना और जोड़ना है? वे उन दावों से सबूत ले रहे हैं जिनमें बरी कर दिया गया था ताकि मैन एक्ट के आरोप को साबित किया जा सके। मैन एक्ट के उद्देश्यों के लिए सजा दी जा रही है, लेकिन उसका सबूत जूरी को नहीं दिखाया गया था।
क्या यही हमारा सारांश है? ये ठीक है। तो वो मिला जुला रहा है ना। मेरा मतलब है यहाँ जिला अदालत ने सरकार के रिको और यौन तस्करी के मामले को सपोर्ट करने वाले सबूतों का इस्तेमाल किया ताकि मैन एक्ट के तहत सज़ा तय करने के लिए आधार मिल सके। सही है। और उन्होंने ज़बरदस्ती पाई जबकि जूरी ने ज़बरदस्ती नहीं पाई थी, खासकर उन दो खास मामलों में, क्योंकि सरकार ने वो तर्क दिए थे और जूरी को साफ साफ बताया था, जो कि जूरी के निर्देशों के अनुसार सही था, कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती पाई होती तो उनमें से हर एक मामला यौन तस्करी के मूल आरोप में दोषी ठहराने के लिए काफ़ी होता। क्या मुकदमे के दौरान कोई सीमित निर्देश दिए गए थे या मांगे गए थे कि कुछ सबूत केवल कुछ आरोपित अपराधों के संदर्भ में ही स्वीकार्य होंगे? नहीं, वो यहाँ काम भी नहीं करता। अभियोजक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी क्रिस्टी स्लाविक ने सरकार का पक्ष रखा और दलीलें दी, लेकिन अपील के जजों से कुछ सवाल भी किए गए। जज सुब्रमणी ने गलत तरीके से उस गंभीर तरीके पर विचार किया जिसमें आरोपी ने मैन एक्ट के उल्लंघन किया था, जो कि निश्चित रूप से उलझन भरा है। Aggravated manner. Let's talk about that. हमें आपको उसी तरीके से क्यों ना आंकना चाहिए जिस तरीके से आपने केस की पैरवी की थी। आप जूरी के पास गए और कहा इस आदमी ने रिको साजिश के लिए और यौन तस्करी के लिए भयानक काम किए, फिर भी उसे बरी कर दिया। और फिर मैन एक्ट पर वो तो बस एक गौण मुद्दा था और आपने उसे, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई सबूत था, कोई गवाह की गवाही थी। बस देखिए, आपने कहा इन चार्ट्स को देखिए। अब आप चाहते हैं कि हम वही बरी किए गए आचरण माने जिसे जूरी ने शायद खारिज कर दिया था, ताकि जिला अदालत गाइडलाइंस तय कर सके। तो जूरी के सामने जो दलील आपने दी उसी के आधार पर हम आपको क्यों ना परखें? माय लॉर्ड, मेरे पास कई जवाब हैं। पहली बात यह है कि जिस आचरण पर जिला अदालत ने सजा सुनाते समय ध्यान केंद्रित किया, वो बरी किया गया आचरण था ही नहीं। वास्तव में उसे स्वीकार किया गया था, स्वीकार किया गया आचरण। इन फ्रीकव्स के संदर्भ में जो अत्यधिक शारीरिक हिंसा हुई थी। मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं है। सिद्धांत है कि अगर सरकार ने तर्क दिया तो क्या जूरी ने वही मान लिया और अन्य संभावनाएं नहीं देखीं? मुझे नहीं लगता कि यह उचित निष्कर्ष है। हम यहाँ जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये पता लगाना है कि रेखा कहाँ खींची जाए। तो जूरी ने कुछ मामलों में बरी किया और बाकी मामलों में दोषी ठहराया। तो जूरी किस पर भरोसा करती है? क्या वे समापन तर्क ध्यान से नहीं सुनते? क्या यह उनके विचार विमर्श में बहुत अहम नहीं है? बिल्कुल मान्यवर, बिल्कुल। इस मामले में जूरी को मैन एक्ट के सभी तत्वों पर सही निर्देश दिए गए थे और उन्हें तय करना था कि ये सभी तत्व युक्ति संगत संदेह से परे सिद्ध हुए हैं। अब शापिरो को बचाव के लिए संक्षिप्त प्रतिवाद का मौका मिला। अंत में न्यूयॉर्क के 12 लोग ने अपनी जिंदगी के 2 महीने इस जूरी में सेवा देने में लगाए। उन्होंने 34 गवाहों की गवाही सुनी, हजारों टेक्स्ट, वीडियो व अन्य सबूत देखे और 2.5 दिन विचार विमर्श किया। उनका सर्वसम्मत फैसला सबसे गंभीर आरोपों पर दोषी नहीं था और जूरी ने यौन तस्करी या साजिश के लिए सजा की अनुमति नहीं दी, लेकिन वही सजा का कारण बना। यहाँ हमने प्रस्तुत किया वो सबूत जिसे विपक्ष के वकील ने बताया, जो डॉकेट 5104 है। मैं आप सभी माननीयों से देखने का अनुरोध करूंगी। जिला अदालत दिखाती है कि इस प्रकार के आरोप और इस प्रकार के आपराधिक इतिहास के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सजा थी। और अंत में इस अपील की सुनवाई तेज कर दी गई है। और वास्तव में मैं कहना भूल गई थी, हम अपने लिखित तर्कों पर ही टिके रहेंगे। हमने ये भी तर्क दिया है कि दोष सिद्धियों को पलटा जाना चाहिए, लेकिन अगर अदालत ऐसा नहीं करती है तो अपील की सुनवाई तेज कर दी गई है। और हम इस मुद्दे की जटिलता और निर्णय के महत्व को समझती हैं और सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हैं कि अदालत परिणाम चाहे जो भी हो, इस मामले का निर्णय यथाशीघ्र करने का प्रयास करे। ब्रैडफोर्ड को बुलाने से पहले ये 3 न्यायाधीशों की पीठ मौखिक दलीलों पर विचार करेगी, लिखित दलीलों का गहराई से अध्ययन करेगी और मामले पर फैसला करेगी। वे अपने फैसले की जानकारी बाद में देंगे। हम निर्णय सुरक्षित रखेंगे, जैसा हमेशा करते हैं। अंत में दोनों पक्षों के वकीलों का धन्यवाद करता हूं। यह बहुत कठिन मामला है। ये सवाल पहली बार उठा है, न सिर्फ इस अदालत के लिए बल्कि देश की किसी संघीय अपीलीय अदालत में भी। और हम आज दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुतियों की गुणवत्ता की सराहना करते हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमने वो कार्य पूरा कर लिया है जिसके लिए आज इस अदालत की बैठक बुलाई गई थी, और मैं अनुरोध करता हूं कि अदालत की कार्रवाई स्थगित की जाए।
और संघीय कारागार ब्यूरो के अनुसार कोहन की संभावित रिहाई की तारीख 15 अप्रैल 2028 है। एक खास कानून के तहत उसकी जल्दी रिहाई संभव है, लेकिन देखना होगा। अब मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। आगे क्या हो सकता है बताएं, और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। ब्रैडफोर्ड कोहन मशहूर हस्तियों के चर्चित आपराधिक रक्षा वकील को वापस लाएं। ब्रैडफोर्ड, आप साइड बार पर आए हुए काफी समय हो गया है। आप व्यस्त थे, लेकिन खुशी है कि आप लौटे। मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। अब आमतौर पर कहें तो जब आप अपीलीय अदालत में दलीलें सुन रहे होते हैं तो वे दोनों पक्षों पर दबाव डालते हैं। क्या आप उनके सवालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वे क्या करने वाले हैं? हाँ, कभी कभी अभी मायामी में 3rd DCA एक अपीलीय डिवीजन के सामने दलील पूरी की है, और जब वे सवाल पूछते हैं तो आप थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं, भले ही वे दोनों पक्षों पर दबाव डाल रहे हों। आप समझ सकते हैं कि उनके सवालों में मुख्य अड़चनें क्या होंगी, है ना? तो वे दोनों पक्षों से अलग अलग मुद्दों पर सवाल करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आप ये तय कर पाएंगे कि वे किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जैसे कि क्या यह अवैध तलाशी थी या कुछ और। ठीक है, गिरफ्तारी कब हुई थी, यह कब हुआ था। उन्हें कैसे पता चला कि वे वहां से जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर वे ध्यान देंगे, जिन पर वे चर्चा करेंगे, जो कि मुख्य मुद्दे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे किस ओर हैं, पर अंत में क्या होगा पता नहीं चलता। कभी कभी लगता है वे इस तरफ झुक रहे हैं, लेकिन फिर अलग फैसला आ जाता है। हालांकि आमतौर पर कुछ संकेत मिलते हैं। तो ब्रैडफोर्ड, अब मैं बताना चाहता हूं कि जजों ने डिफेंस पर कैसे दबाव डाला और मुख्य विषय क्या है। उनका मुख्य तर्क यही है। जज सुब्रमण्यम ने ऐसा लगता है कि गलत तरीके से उन सबूतों का इस्तेमाल किया जो बरी किए गए आरोपों जैसे यौन तस्करी और रैकेटियरिंग साजिश से जुड़े आचरण से संबंधित थे। अपने विश्लेषण में कि मैन एक्ट के आरोपों पर उन्हें कितनी सजा दी जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से वे डिफेंस पर वाकई दबाव बना रहे थे, उनमें से एक तरीका यही था कि वह सीमा क्या है। जज को क्या मानना चाहिए या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने डिफेंस पर दबाव डालते हुए कहा, रुको रुको, क्या आप कह रहे हैं कि जज को कैसी वेंचुरा की गवाही पर बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, जैसे जूरी ने नहीं किया? हमें सब कुछ वैसे ही मानना जरूरी नहीं, क्योंकि कोम्स को यौन तस्करी और रैकेटियरिंग से बरी किया गया था। क्या आप यही कहना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने गवाही दी थी कि वहां कोई फ्रीक ऑफ हुआ था, जबकि वहां फ्रीक ऑफ नहीं हुआ था, और बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। कहा था, नहीं, हम ऐसा सुझाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये वाकई जटिल हो गया था। ये जटिल हो जाता है। उसकी गवाही के किस हिस्से पर आपको विचार करना चाहिए, उसके आरोपों के किस हिस्से पर आपको विचार करना चाहिए। मेरा मतलब है, उसकी गवाही तो मुकदमे में पेश साक्ष्य है। यही चीज मुझे जटिल लगी और समझाना भी थोड़ा मुश्किल है। वे इस पर जोर दे रहे थे कि क्या माना जाए और क्या नहीं, लेकिन ये इतना स्पष्ट नहीं है। और मुझे ये मजेदार लगता है, अगर मैं अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष दोनों में से किसी की तरफ से देखूं, तो मुझे लगता है कि ये काफी हद तक साफ साफ है ना? उन्हें वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से राज्य की सीमा पार करने के अपराध में दोषी ठहराया गया। तो कौन सी गवाही दी जाएगी जो उस अपराध का समर्थन करती है, और कौन सी गवाही दी जाएगी जो उस अपराध का समर्थन नहीं करती है? वो सब बस अतिरिक्त बातें हैं। ये सारी दूसरी बातें जो की जा रही हैं, वो बस खराब चरित्र, खराब सबूत हैं। जिन मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया था, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मैं बहुत साधारण आदमी हूं। मैं चीजों को बिल्कुल वैसे ही रखता हूं जैसी वो होनी चाहिए, और मैं ऐसे ही इन मामलों की दलीलें अपीलीय अदालतों और सामान्य अदालतों के सामने रखता हूं। मैं कहता हूं, सुनिए, मुझे लगता है सीमाएं यही हैं, और इसी के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है। जो गवाही इसे समर्थन देती है वो आती है, और जो गवाही इसका समर्थन नहीं करती वो भी आती है, चाहे उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ हो या नहीं, चाहे वहां यौन तस्करी हुई हो या नहीं। ये सारी दूसरी बातें जो इससे अलग हैं, मैं उन्हें तर्क से बाहर रखूंगा। तो अब जब ये जज सुब्रमण्यमी जब उन्होंने वो फैसला लिया, तो उन्होंने कोई अलग लाइन नहीं खींची, जैसे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे वैसे ये दूसरी गवाही है, मैं इस पर विचार भी नहीं करने जा रहा हूं, मुझे लगता है ये गैर जरूरी है। ये है कि मैं किन बातों पर विचार करने जा रहा हूं, और ये है कि मैं क्यों विचार करने जा रहा हूं। इससे अपीलीय अदालतों के फैसले
अपीलीय अदालतों के फैसले हट जाते हैं, क्योंकि अब मैं सबको समझा रहा हूं कि मैंने क्या इस्तेमाल किया और मैंने इसे क्यों इस्तेमाल किया। तो इसका प्रतिवाद होगा। फिर मैं बताऊंगा कि जजों ने क्या कहा। सरकार ने फिर कहा, आप क्या कह रहे हैं? जिला अदालत में जज को सिर्फ आंखें बंद कर लेनी चाहिए थीं कि मैन एक्ट का उल्लंघन कैसे किया गया। इसमें एक तरह की गंभीरता थी, इसमें बहुत कुछ था, इसमें ऐसे पहलू थे जिन्होंने असर डाला। हाँ, इसने यौन तस्करी के आरोपों में भूमिका निभाई, इसने रैकेटियरिंग साजिश में भी भूमिका निभाई, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है और ये मैन एक्ट में भी भूमिका निभाता है और एक कारक है। सही है, और यही मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार को हमेशा ऐसा करना पसंद है। सही है, सरकार को हमेशा ऐसे गलत काम ढूंढना पसंद है जिन्हें वे सजा से जोड़ सकें, जिन्हें वे दूसरी चीजों से जोड़ सकें। ऐसी विशिष्ट न्यायिक नजीर है जो कहती है कि बरी किए गए आचरण को सजा के दौरान शामिल नहीं किया जाता। तो हाँ, जजों को आमतौर पर उन कुछ आरोपों या तथ्यों की अनदेखी करनी पड़ती है जो उन्होंने ट्रायल के दौरान सुने थे और जिनसे जुड़े मामले में किसी व्यक्ति को बरी कर दिया गया था। तो अब जब आप सजा के लिए जाते हैं, क्या जज जरूरी तौर पर आंखें मूंद लेते हैं और कहते हैं, ओ मैंने ये बाकी बातें नहीं सुनी? नहीं, ये बातें हमेशा सामने आती हैं। अब जज इसे जुबानी कहेंगे या नहीं, यही असली फर्क है। अगर जज कहते हैं, देखो मैं इन बातों पर विचार कर रहा हूं, तो वहीं गलती हो जाती है। समझदार जज ऐसा नहीं कहते कि मैं इन पर विचार कर रहा हूं, वो बस सीधे 5 साल की सजा सुना देते हैं। समस्या यह है कि जूरी फैसला सुनाती है पर यह नहीं बताती कि किन बातों पर विचार किया गया, किन पर नहीं, किस पर उसने यकीन किया और किस पर नहीं। इसी वजह से चीज जटिल हो जाती है। इस कोर्ट के लिए जो अब इस अपील की सुनवाई कर रही है, और शायद जज सुब्रमण्यन के लिए भी, ये बात मुझे फिर से दिलचस्प लगी। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं। जजों ने डिफेंस से दबाव डाला कि ठीक है, लेकिन आप मैन एक्ट के उल्लंघन की मंशा का सबूत दिखा सकते हैं, वैश्यावृत्ति की मंशा दिखा सकते हैं। सही है, तो बात यह है कि अगर ऐसा कोई व्यवहार है जो दिखाता है कि डिड्डी वैश्यावृत्ति में शामिल होने का इरादा रखते थे, और ये बात आप जानते हैं जबरदस्ती के सबूतों के साथ भी मेल खाती है, तो इसे क्यों नहीं माना जा सकता? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, ये मेरी राय है। सही है। जिस तरह से मैंने कानून पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि इसे शामिल किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बीती बात है, जैसे ये सच में अभियोजन पक्ष कह रहा है कि हमें उस पर किसी न किसी बात पर पकड़ मिल रही है। मामले की शुरुआत से ही मुझे लगता है कि इसे गलत संभाला गया, इसलिए मैं अपनी पुरानी भविष्यवाणी पर वापस नहीं जाना चाहता। जिस दिन उस पर आरोप लगे, मैंने कहा था कि ये सिर्फ मैन एक्ट पर ही आएगा, बाकी मामलों में वो दोषी नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इन चीजों में भाग ले रहा था। वो फोन कॉल कर रही थी, दूसरी लड़कियां भी फोन कॉल कर रही थीं। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है जब किसी को सिर्फ मैन एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया हो, तो केवल मैन एक्ट से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर वे कहते हैं कि इरादा मायने रखता है, तो मैं सहमत नहीं होता, लेकिन वे अपनी दलीलें देंगे। फेडरल कोर्ट में अपील पर मामलों को पलटना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा होता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। कोर्टें उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों के फैसलों को काफ़ी अहमियत देती हैं जो ये फैसले लेते हैं। वे ये फैसले क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं। अपीली अदालत आमतौर पर कहती है, हम वहां नहीं थे, सब कुछ नहीं देखा, जज क्या सोच रहे थे हमें नहीं पता। उनके पास इससे बाहर निकलने के कई तरीके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे दोष सिद्धि पलट देंगे, लेकिन बहस हो सकती है। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा तर्क है जो बचाव पक्ष की ओर से दिया जा सकता है। खैर, एक बात हो सकती है, क्या सजा होनी चाहिए, और फिर से हम इसका पूर्वावलोकन करने जा रहे हैं। मैं इसे अंत के लिए बचा कर रखूंगा। शायद आपको नहीं लगता कि दोष सिद्धि पलट दी जाएगी, लेकिन क्या वे कह सकते हैं कि सजा गलत है, ये सजा होनी चाहिए थी, या हम इसे फिर से सजा सुनाने के लिए वापस भेज रहे हैं? इसका जवाब अभी मत दीजिए, हम उस पर बाद में आएंगे। मैं सभी को एक झलक दूंगा कि क्या हो सकता है। लेकिन जब सरकार आई तो जजों ने सरकार पर भी दबाव डाला, और उनमें से एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि आप जानते हैं, हम फिर से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सजा के मामले में किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए और किन पर नहीं। और एक बात जिस पर उन्होंने सरकार पर दबाव डाला वो ये थी कि क्या आप कह रहे हैं कि कभी भी बरी किए गए आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उस अपराध से मेल खा सकता है जिसके लिए अंततः उसे दोषी ठहराया गया। और सरकार ने भी स्वीकार किया, हाँ, यह एक ग्रे एरिया है। और मुझे ये दिलचस्प लगा, जैसे आप जानते हैं, इस मुद्दे पर भी सरकार पर दबाव डालना और मूल रूप से कहना
कि आपने मैन एक्ट के आरोपों को लगभग जैसे वह बाद में जोड़ा गया मुद्दा हो माना। आप यौन तस्करी और रैकेटियरिंग की साजिश पर ध्यान दे रहे थे, जरा समझाइए। हाँ, मैं उनसे इसी हिस्से पर सहमत हूं। मुझे लगता है इसमें स्पष्ट सीमा होनी चाहिए कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। और मुझे लगता है कि ये अदालत वास्तव में एक स्पष्ट सीमा तय करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में है कि ठीक है, ये चीजें स्वीकार की जाएंगी और ये चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। पिछली न्यायिक मिसालों को देखते हुए, उन मिसालों को देखते हुए जहां उन्होंने सजा के दौरान बरी किए गए आचरण को शामिल करने की अनुमति देने पर दोष सिद्धि को पलट दिया। ये वही अदालत है जो इसे करने के लिए बिल्कुल सही स्थिति में है। अब क्या मुझे लगता है कि ये मामला वापस जाएगा और फिर उन्हें दोबारा सजा सुनाई जाएगी? मैं एक भविष्यवाणी करता हूं। अगर ऐसा होता है तो ये एक अद्भुत जीत होगी। अगर ऐसा होता है तो निचली अदालत के जज कहेंगे ठीक है, मैं इसे ध्यान में नहीं रखूंगा, लेकिन इसे ध्यान में ना रखते हुए भी मैं उन्हें अभी भी 50 महीने की सजा दे रहा हूं। तो यहां फंसने के लाखों तरीके हैं। शब्दों का खेल करने का इरादा नहीं था। यहां लाखों तरीके हैं जिनसे चीजें हो सकती हैं और अंत में वही स्थिति बन सकती है जिसमें वो अभी है, जो मुझे लगता है कि निचली अदालत में हो सकता है। खैर, एक चीज जो सामने आई है वो ये है कि सीमा क्या है। जैसे क्या एक जिला अदालत के जज के पास कानूनी अधिकार है कि वो आमतौर पर इस तरह के आरोप में दी जाने वाली सजा से आगे जा सके, है ना? मेरा मतलब है, बचाव पक्ष ने कहा कि आपने पहले कभी भी मैन एक्ट के उल्लंघन के लिए इतनी कड़ी सजा किसी को मिलते नहीं देखी होगी। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। मेरा मतलब है, आप ही बताइए, क्या आपने कभी किसी को 4 साल की सजा मिलते देखा है? मैंने और आपने ऐसा नहीं देखा। क्या जिला अदालत के जज को इतनी कड़ी सजा देने की पूरी छूट है? क्योंकि शायद मामला अलग है, शायद कुछ बेहद गंभीर ऐसी परिस्थितियां हों जो सजा बढ़ाने वाली हों। तो आप जानते हैं, जब हम सजा पर नजर डालते हैं तो हम हमेशा इसे इस नजरिए से देखते हैं कि ठीक है, कानूनी तौर पर सजा की सीमा क्या है ना? तो कानूनी सीमा मान लीजिए ये 48 महीने से 74 महीने तक है या जो भी है, या 24 महीने से 74 महीने तक है। जो भी कानूनी सीमा है, अगर जज आपको उस सीमा के सबसे ऊपर या सबसे नीचे सजा सुनाते हैं, आमतौर पर अपीलीय अदालत ये नहीं कहेगी कि सिर्फ इसलिए कि बाकी को धोखाधड़ी में 24 महीने की सजा मिली, लेकिन आपको 74 महीने की सजा मिली। हम जिला अदालत के फैसले को पलट देंगे जब तक कि वो सजा उस सीमा के भीतर है। अब अगर वो सजा उस सीमा से ऊपर चली जाती है या उस सीमा से नीचे चली जाती है, तभी सवाल उठते हैं, क्या उनके पास कोई सामान्य कारण था? क्या उनके पास पर्याप्त सबूत और पर्याप्त कारण थे? क्योंकि उन्हें बताना होता है कि वे उस सीमा से ऊपर या नीचे क्यों गए, मौखिक या लिखित रूप में। यही वो समय होता है जब अपीलीय अदालतें इसमें शामिल होती हैं और सवाल उठाना शुरू करती हैं, लेकिन सिर्फ यह कहने के लिए, सुनिए, यह सामान्य से बाहर है। आप जानते हैं, इस अपराध के लिए आरोपित लोगों को आमतौर पर इतनी सजा नहीं मिलती, भले ही ये उस सजा की सीमा के भीतर है जो एक जज उन्हें दे सकता है। अक्सर लोगों को इतनी सजा नहीं मिलती। अपीलीय अदालत के लिए कहना मुश्किल है कि हम इसे फिर से सजा तय करने के लिए वापस भेजेंगे। क्या कहना है इस विचार पर कि ये शौकिया पौन था जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट ने संरक्षित किया? यही बचाव पक्ष का तर्क है। मुझे लगता है ये रचनात्मक है। मुझे नहीं पता कि ये तर्क कितना मजबूत है। मैं कहूंगा कि ये नहीं है। और मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। मेरे पास वेश्यावृत्ति से जुड़ा एक मामला था जिसमें ऐसे ही लोग शामिल थे। लोग वेश्याओं को किराए पर ले रहे थे और ऐसी ही चीजें हो रही थी, लेकिन प्रतिवादी, मेरा मुवक्किल, ज्यादा चालाक था क्योंकि उसके पास असल में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जिन पर वो लोगों से दरवाजे पर साइन करवाता था और कहता था कि ये शौकिया पॉर्न है, और ये सच में उसके मामले में काम आया। मुझे नहीं लगता ये बात यहाँ काम आएगी। मेरा मानना है ये दलील आप अपीलीय अदालतों में देते हैं। आमतौर पर आप अपनी दलीलें सबसे मजबूत से लेकर सबसे कमजोर तक क्रम में रखते हैं। मैं कहूँगा ये सबसे कमजोर दलीलों में से है। कोई मजबूत दलील नहीं है। ये पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट से जुड़ी है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपीलीय अदालत इसे शौकिया पॉर्न कहेगी। ठीक है, चलिए बस इस बारे में बात करते हैं कि वे फैसला कब सुना सकते हैं। क्या वो आज होता है? क्या वो कुछ हफ्तों में होता है? क्या वो कुछ महीनों में होता है? मेरा मतलब है, आज की बड़ी सुर्खियां यही हैं कि क्या वो आज जेल से रिहा हो रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। सही है, ये जरूरी नहीं है। वैसे जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक हमें पता चल चुका होगा। मेरा मतलब है ये, तो चलिए बस, क्योंकि हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं
क्या वो कल रिहा हो रहा है? हाँ, चलिए उसके लिए करते हैं। ये आज या कल रिहा नहीं हो रहा है। जानते हो, जब आप अपीली अदालत के सामने होते हैं, और मैं आपको एक और मजेदार कहानी सुनाऊंगा। ऑरलैंडो में मेरे एक केस में बच्चे को 0 से 6 महीने की सजा मिल सकती थी, यानी अदालत उसे प्रोबेशन या 6 महीने की जेल दे सकती थी। अदालत ने उन दिशा निर्देशों से हटकर उसे 24 महीने की जेल की सजा दे दी। मैंने अपील की, अपील में 20 महीने लग गए। तो जब मैं दोबारा जज के सामने गया फिर से सजा दिलवाने के लिए, उस फैसले को पलट दिया गया था। मामला वापस आ गया। जब तक मामला वापस आया, उसने लगभग अपनी पूरी सजा काट ली थी। उसने 24 में से 20 महीने जेल में बिता दिए थे। जब हम लौटे, मैं खुलकर बोल सकता था क्योंकि जज उसे फिर से 24 महीने की सजा देने वाले थे, पर इस बार सही तरीके से। लेकिन वो लड़का उसी दिन रिहा हो रहा था। यह वैसी स्थिति नहीं है। वो इतनी लंबी सजा काट चुका है कि अब किसी भी वजह से उसे रिहा किया जा सकता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां वे 1 महीने बाद लौटकर कह सकें कि हमने देखा। उसे जितना जेल में रहा उतनी सजा मिलनी चाहिए थी। हम आदेश देते हैं उसे तुरंत रिहा किया जाए। बिल्कुल नहीं। अपीली अदालत ऐसा नहीं कह सकती कि उसे तुरंत रिहा करो। वे जो कहेंगे, अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना कम है लेकिन अगर हुआ, तो वे कहेंगे कि वे फैसले को पलटकर निचली अदालत को वापस भेज रहे हैं और सिफारिश करेंगे कि उसे XYZ समय की सजा दी जाए या फिर इस आदेश के अनुरूप सजा दी जाए। और फिर यह मामला जज के सामने जाएगा कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी, और जज उसे जितना समय वो पहले ही काट चुका है या जो भी उचित हो उतनी सजा फिर से सुना देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं हमेशा एक बड़ा गोला बनाता हूं और कहता हूं कि बीच वाला हिस्सा सबसे ज्यादा संभावित है और उस गोले के किनारे वाली चीजें कम संभावित हैं। मैं कहूंगा कि वो उस गोले के बिल्कुल किनारे पर है। मैं फिर जज सुब्रमण्यम की बात करता हूं। क्या उन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ किया या फैसले में सबूतों का गलत मूल्यांकन किया? उन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य शोषण करने वालों और पीड़ितों को यह संदेश देना था कि महिलाओं के खिलाफ शोषण व हिंसा में असली जवाबदेही तय होती है। कि वो बचाव पक्ष की इस कोशिश को खारिज करते हैं कि यहाँ की घटनाओं को केवल अंतरंग और सहमति से हुए अनुभव या सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल की कहानी बताया जाए। और फिर उन्होंने कॉम्स से कहा, तुमने उन महिलाओं की जिंदगियों पर जो तुम्हारे पास शक्ति और नियंत्रण था उसका दुरुपयोग किया, जिनसे तुम गहरा प्यार करने का दावा करते हो। तुमने उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से शोषित किया और अपनी मर्जी चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, खासकर फ्रीक ऑफ्स और होटल की रातों में। मेरा ख्याल है मुख्य सवाल यह है कि क्या अदालत कहती, क्या वो ऐसा ही कहता अगर ये सिर्फ मैन एक्ट का मामला होता और किसी बड़े केस का हिस्सा ना होता? उस मामले में अभियोजन पक्ष को क्या दिखाने की अनुमति होती? क्या वे कैसी वेंचुरा को बुलाकर सभी घटनाएं और आरोप सामने लाते? क्या आप ऐसी भाषा देखकर कहते हैं कि वह कोम्स पर वही आरोप लगा रहा है जिनसे वह बरी हो चुका है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी दूसरी बात से भी सहमत हूँ, खासकर जहां वो कहता है कि तुमने उसका शोषण किया, तुमने ये सब किया। पहली बात जो वो कहता है, ठीक है, जज ऐसा हमेशा कहते हैं, मैं XYZ को संदेश भेज रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं क्योंकि XYZ। अपीली अदालतें शायद ही कभी कहती हैं कि ये अनुचित है। ऐसा हत्या, यौन शोषण और अश्लीलता के मामलों में ही देखा जाता है। यही मुख्य सवाल नहीं है। सवाल आखिर में आता है जब वो कहता है, जानते हो तुमने इन लोगों का शोषण किया, तुमने ये और वो किया, और इनमें से कुछ चीजें तो उसके द्वारा दिए गए फैसले में शामिल ही नहीं होनी चाहिए थी, और मैंने शुरू से ही ये बात कही है। मुझे लगता है कि इस जज को कॉम्स पसंद नहीं थे। मुझे लगता है कि उनके फैसले से ये साफ दिखता है कि उन्हें सीन कॉम्स पसंद नहीं थे। चाहे जज कहें कि ऐसा नहीं है कि मुझे वो व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं थे, मुझे बस उनके काम या चीजें पसंद नहीं आईं। बहुत से जज ऐसा कहते हैं। मेरी तरफ से उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई राय नहीं है, लेकिन मुझे बस लगता है कि उन्हें सीन कॉम्स पसंद नहीं थे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ चल रहा था। मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत शुरुआत में ही जज ने उनकी दोषिता या निर्दोषिता को लेकर पहले से ही एक राय बना ली थी, और मुझे लगता है कि ये उनके सजा सुनाने के तरीके में भी दिखा। यही मेरी समस्या है। उनका कहना था कि तुम इन लोगों का शोषण करते हो, वह ऐसी बातें करते हो। अगर यही वजह थी कि उन्होंने जो सजा दी वो दी, तो मुझे लगता है कि अपीलीय अदालत इस पर गौर कर सकती है और कह सकती है कि देखो, उन पर कभी भी इस शोषण का आरोप नहीं लगाया गया था, भले ही वो वीडियो में साफ दिख रहा था। ऐसा नहीं है कि उसका कोई बचाव था, लेकिन उस पर आरोप नहीं लगा था। वे इसे बड़े रीको और तस्करी केस में ला रहे थे, और इस तरह की घटनाओं को उसकी सजा तय करने में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, और मुझे लगता है कि ऐसा हुआ। इसका जवाब हो सकता है
कि वह उसे 10 साल की सजा भी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओह बिल्कुल, इसका जवाब यह है कि वह उसे और भी ज्यादा सजा दे सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि जहां उन्होंने सजा तय की, असल में जो सजा दी, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे उन गाइडलाइन सजा के सबसे ऊपरी स्तर पर दी। तो अगर उन्हें उससे ज्यादा सजा देनी होती और गाइडलाइन से बाहर जाना होता तो उन्हें लिखित रूप में यह बताना पड़ता कि उन्होंने क्यों महसूस किया कि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सजा को गाइडलाइन से बाहर ले जाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते थे बिना उन बातों को संबोधित किए जिनसे उन्हें बरी कर दिया गया था। इस जज ने बहुत समझदारी से काम लिया, जिस तरह से उन्होंने अपीलीय मुद्दों से बचने की कोशिश की। अधिकांश संघीय जज, अच्छे संघीय जज, ये सोचते हैं कि अपीलीय अदालत क्या सोचेगी, कोर्ट क्या कर सकती है और क्यों, और मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि वे मेरा फैसला ना पलटें, क्योंकि कोई संघीय जज नहीं चाहता कि उसका फैसला पलटे। ब्रैडफोर्ड कोहेन, यह एक जटिल स्थिति थी, लेकिन आपने इसे हमारे लिए समझना बहुत आसान बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। सच में सराहना करता हूँ। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं खुद उलझ गया हूँ। अब मैं खुद भी उलझन में हूँ। सर, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। फिलहाल हमारे पास साइड बार पर रात के लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह कृपया YouTube, Apple पॉडकास्ट, Spotify या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सब्सक्राइब जरूर करें। हमें NBC के पीकॉक पर देखें। मुझे X, Instagram पर फॉलो करें और मेरा न्यूज नेशन शो JC वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न टाइम पर देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों।